नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 का पीआरटी का पेपर हुआ था 15 मार्च 2024 को, जिसका सॉल्यूशन हमने केवल इस कारण से नहीं कराया था क्योंकि पेपर बहुत बड़ी मात्रा में लीक हुआ था, बड़े स्तर पर लीक हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि अभी पेपर लीक हुआ है, जब तक ये रद्द नहीं हो जाएगा तब तक तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं कराएंगे। जब बाद में सारा चीजें हो जाएंगी तो हम अलग से सॉल्यूशन आपको करा देंगे। तो इसीलिए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग पोर्शन का सॉल्यूशन, जो कि आपका 15 मार्च 2024 को पीआरटी के पेपर में रीजनिंग आई थी। मेन उद्देश्य भी इसको देखने का ये है कि आपने क्या गलतियां की थी उसको आपको दोहराना नहीं है, और कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं उस तरीके के क्वेश्चन आगे भी बनेंगे तो गलती आपको नहीं करना है। 135 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग पोर्शन में सबसे पहला आया था कि आपको पूछा गया था इनमें से कौन सा संबंधित है, भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित है वो आपको बताना है। जैसे शराब अंगूर, तो अंगूर से शराब बनती है, ये आपको पता है। चमड़ा जूते, तो चमड़ा से जूते बनते हैं, यहाँ तक भी सही है। गेहूं फसल जो लिखा है इसमें फसलों से गेहूं नहीं बनता है, बस यही यहाँ पर अलग है। जो संबंध बाकियों में है वो सी वाले में नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला है। प्रश्न में भिन्न ही आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला है इनमें से विषम आपसे पूछा गया है संख्या कौन सी है। 80-50 लिखा है, 54-27-32-13। सबसे पहले तो आप इसमें डिफरेंस देख लेंगे। 80-50 में तो आपको 50-60-70-80-30 का देखने को मिलेगा, यहाँ लगभग 27 का देखने को मिलेगा। यहाँ भी आप देखेंगे तो अलग अलग ही डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस तो समान नहीं है। अब ऐसे में आपको सम विषम संख्याएं देखनी है। अगर आप पहले में देखेंगे तो 50 एक सम संख्या है और 80 भी आपकी एक सम संख्या है। यहाँ पर देखेंगे तो 27 एक विषम संख्या है, 54 एक सम संख्या है। यहाँ देखेंगे 13 एक विषम संख्या है और 32 एक सम संख्या है। मतलब कैसा यहाँ पर पैटर्न चल रहा है कि दो जो संख्याएं हैं उनमें से एक विषम है और दूसरी सम है, एक विषम है दूसरी सम है। पर पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं है। पहले ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों ही सम संख्याएं आपको दे रखी हैं, ऑड इवन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो वही आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। समझ गए ना कि दोनों में एक विषम से एक सम थी, पर पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है दी गई श्रृंखला जो है उससे गलत संख्या आपको यहाँ पर बताना है। 40, 96, 864। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इनके बीच का गैप देख लीजिए, क्या आपको जो अंतर देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पर समान है या फिर कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए पैटर्न वैसे इसलिए भी नहीं फॉलो करेगा क्योंकि दो संख्याएं छोटी छोटी उसके बाद 864 आ गया, मतलब यहाँ पर अंतर की जगह मल्टीप्लाइड ज्यादा लग रहा होगा। फिर भी अगर आप डिफरेंस देखेंगे पहली दो संख्याओं का तो 56 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और 864 और 96 का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 768 के करीब आएगा, यानी डिफरेंस से तो काम यहाँ नहीं चलेगा। अब ये देखिए कि 40 और 96 और 864 में मल्टीप्लाइड के साथ क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 40 96 के अगर मल्टीप्लाइड के करीब जाएंगे तो 40 को 2 से गुणा करेंगे 80, उसमें 16 जोड़ेंगे 96, पर यहाँ पर फिर बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। अब ऐसे में आप देखेंगे तो 96 आपका मल्टीपल होता है 12 के पहाड़े में आता है, तो 12 8 जा 96 होता है। 864 को भी आप 12 से आप काट करके चेक करिए। और मैं सारे संभव तरीके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये सारे तरीके आपको एग्जाम में एक एक करके चेक करने पड़ेंगे। अब जैसे 96 है तो 12 के पहाड़े में आपको पता है आता है 12 8 जा 96 होता है। अब 12 से अगर ये कट रहा है तो 864 को भी 12 से काट कर देखिए, तो 12 कितनी बार में जाएगा, तो 12 छंग 12 सत्ते 84, सबसे नजदीक 7 बार में जा रहा है, तो 7 बार में जाएगा 84 आएगा, 84 50 86 दो जाएगा इधर, और 12 दूना 24। यानी अगर आप 12 को 72 से गुणा करते हैं ऐसे में ये 864 के बराबर आ जा रहा है। 12 8 जा 96 भी जा रहा है, 12 गुणे 72 ये भी जा रहा है, क्या 12 से ये कट रहा है। तो 40 को अगर आप देखेंगे तो 12 के पहाड़े में आता ही नहीं है, 12 दूना 24, 12 तीन 36, तो इसलिए 40 आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो अलग हो जाएगा। आंसर यहाँ पर पहला जो है वो हो जाएगा। समझे। यही सेम चीज 12 का आधा हाथ 6 भी होता है, 6 से भी चेक करके अगर देखेंगे तो 6 6 जा 36, ये भी 6 से कटेगी संख्या, 96 नहीं कटेगी। मतलब ये वाली जो पहली वाली संख्या है वो 6 से नहीं कटेगी, बाकी दोनों संख्याएं 6 से कट जाएंगी। उस तरीके से भी इसे आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ा। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो मोहन किससे तेज दौड़ा है, नमित से, तो मोहन लिख दिया। और नमित से दौड़ा है तो नमित को हम नीचे रख देते हैं।
शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो मोहन आपका नमित से तेज दौड़ा, तो नमित हमने यहाँ पर जो है वो नीचे लिख दिया। आगे ये कह रहा है कि ओम जो है वो पवन से तेज दौड़ा है। ओम जो है वो अलग है, इन दोनों से अलग है। ओम जो है वो आपका पवन से तेज दौड़ा है, यानी पवन इसके नीचे आ जाएगा। यदि नमित और ओम दोनों बराबर थे, ये नमित और ओम एक बराबर हैं, यानी एक साथ स्तर पर बैठे हुए हैं, तो कह रहा है दौड़ में पहले नंबर पे कौन था, तो दौड़ में सबसे ऊपर कौन आपको देखने को मिल रहा है, मोहन देखने को मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहन आपका आंसर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर जो है वो गई। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं दक्षिण दिशा में, कितने मीटर, 50 मीटर। फिर कह रहे हैं वो बाएं मुड़ती है, नीचे देखने वाला व्यक्ति का जो बायां होगा वो उस तरफ हो जाएगा या फिर इस तरफ हो जाएगा, तो आप कहेंगे इस तरफ, क्योंकि नीचे देखने पर दायां बायां पलट जाएगा। वैसे ऊपर जब देखता है तो बायां इधर होता है, नीचे देख रहा है तो बायां इधर हो जाएगा। तो बाएं मुड़ करके कितना, 60 जो है वो यहाँ पर चलती है। आगे कह रहा है कि पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। दाएं मतलब नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं, और कितना चल रही है, 30 मीटर जो है वो चल रही है, ये 30 मीटर। अब उसे अपने घर सीधे पहुंचने के लिए कितने मीटर जो है वो चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, ये वाली। यही पूछ रहा है कि पहले स्थान का था उससे अब कहाँ हो गया। अगर आप इस वाली रेखा को ऐसे डैश डैश करके मिला दें और नीचे वाली रेखा को भी इस तरीके से मिला दें, तो आप देखेंगे जब इधर वाली वैल्यू 30 है तो इधर वाली वैल्यू भी 30 हो जाएगी, आमने सामने की। यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 30 हो जाएगी। 50 ऊपर थी, 30 नीचे है, 50 60 70 80, यानी टोटल जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 80 आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी थी, 60 थी, यानी नीचे वाली वैल्यू भी आपकी 60 हो जाएगी। 80 ये, 60 ये, तो कर्ण निकाल सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से त्रिभुज आपका बन चुका है अब, जिसमें ये वाली वैल्यू आपकी 80 है, नीचे वाली वैल्यू आपकी 60 है, और आपको ये निकालना है। तो ये कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर 8 8 जा 64, यानी 6400, और 60 का स्क्वायर यानी 3600, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 36 जोड़ेंगे 10000 आएगा। अब यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर होता है ना, ये वर्गमूल में आ जाएगा, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 100 मीटर आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारा, कि यदि किसी एक वर्ष में मई 25 को रविवार है और कह रहा है उसी वर्ष में दिसंबर 25 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आपको यहाँ से यहाँ तक दिन तक जाना है और देखना है कि कितने विषम दिन है। जैसे 25 मई को अगर रविवार है, यानी 25 तारीख तो हो चुकी है, बचे आपके टोटल कितने दिन, तो आपके 5 दिन टोटल बचे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5 अलग से लिख लेते हैं। ये मई के बाद अगला महीना कौन सा आएगा, जून का आएगा। जून कितने दिन का होता है महीना, तो आपका 30 दिन का होता है। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 30 को 7 से करेंगे तो 7 चक्कू 28 आता है, तो बचेगा कितना, 2 बचेगा शेषफल। तो हम केवल शेषफल को ले रहे हैं, क्योंकि हमें विषम दिन से ही केवल मतलब है। मई के बाद फिर आपका यहाँ चाहे तो जून लिख भी सकते हैं, जून, ये वाला जो था वो मई का दिन था। अगला आपका आएगा जुलाई का दिन। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। वहां पर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 28 बार में, और 3 से असफल बचेगा, यानी कि यहाँ पर 3 जो बचेगा ये जुलाई का बचेगा। अगले देखते हैं जून जुलाई, फिर अगस्त का महीना कितने का होता है, तो अगस्त का महीना आपका भी 31 दिन का होता है। वहां भी आप डिवाइड करेंगे तो 3 ही बचेगा। 31, जहां दिन 31 का महीना होगा वहां 3 ही बचेगा शेषफल। ये तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो ये अगस्त के लिए शेषफल हो गया। हमें दिसंबर तक जाना है। अगस्त के बाद सितंबर के लिए, तो सितंबर में 30 दिन यानी 2 शेषफल बचेगा, तो अगला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सितंबर के लिए। फिर अक्टूबर के लिए क्या हो जाएगा, अक्टूबर के लिए फिर से 3 हो जाएगा। फिर नवंबर के लिए क्या हो जाएगा, तो नवंबर के लिए भी आपका 30 दिन का महीना यानी 2 बचेगा। अब दिसंबर में आप यहाँ पर 25 तारीख ऑलरेडी लिखी हुई है। 25 तारीख का मतलब सीधे सीधे 25 दिसंबर तक की बात हो रही है, तो 25 दिन समझ लीजिए उस मंथ में। तो 7 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो कितना शेषफल बचेगा, 7 तिया 21, और 7 चक्कू 28, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में ले जाइए 21, यानी जो शेषफल बच रहा है वो 4 बच रहा है। तो दिसंबर के लिए आपका ये 4 वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है, जितने भी नंबर आप यहाँ देख रहे हैं इनको आपको फिर से जोड़ करके 7 से ही डिवाइड करना है।
तो आप ये देख लीजिए कि कितने में पूरे पूरे 7 से कटे जा रहे हैं। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक गलती यहाँ पर आपने की है, उसको सुधार लेते हैं। वो गलती ये है कि यहाँ पर जो आपका पहला वाला था ना, यहाँ 6 आएगा। कारण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मई है उसकी बात हो रहा है। मई में कितने दिन होते हैं? मई में 31 दिन होते हैं। 25 तारीख तक हो चुका है, तो बचे कितने दिन? 6 दिन बचे हैं ना, 5 नहीं बचे हैं। इसलिए 31 का महीना, इसलिए तो यहाँ 6 से जोड़िए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 तो यहीं तक हो गया, जो कि 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो बच कितना रहा है? टोटल 4 यहाँ पर बच रहा है। 4 बचने का मतलब क्या है कि अगर रविवार का दिन था तो उससे 4 दिन आप आगे बढ़ जाएंगे, वही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो रविवार से 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार का जो दिन है वो आपका आएगा, जो कि आपको बी वाले ऑप्शन में जो है वो दे रखा है। इस तरीके से आपका यहाँ पर सही हो। एक नया क्वेश्चन आना ही है इससे। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ रखा है कैलेंडर तो इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर कराने का मेन मकसद ही यही है कि जो जो आपने गलती की है उसको आप सुधारिए, ताकि आगे गलत ना हो। आगे बात करते हैं। एक कूट भाषा में कैलिकट को ये लिखा जाता है, दिल्ली को ये, तो कलकत्ता को कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधे सीधे जो भी लेटर है उसको नंबर के अकॉर्डिंग दे दिया गया। जैसे सी ए को लिखा है 82, तो यहाँ पर देखिए कैलकाटा को पूछा गया ना, तो सी ए के लिए 82 लिखा है, पहले ऑप्शन में ही आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप डबल वेरीफाई चेक करने के लिए बाकी को भी चेक कर सकते हैं। जैसे एल के लिए क्या है, तो एल के लिए 5 है, जो कि यहाँ पर है। आगे सी के लिए क्या था? सी के लिए 8 था, जो कि यहाँ पर है। यू के लिए देखेंगे कोड क्या है, तो सेकंड लास्ट में आपको देखने को मिलेगा 9 है, यहाँ पर भी देखेंगे तो 9 देखने को मिलेगा। तो टी, डबल टी के लिए भी देखेंगे तो उसको भी यहाँ पर 6 के जरिए दर्शाया गया कि नहीं, लास्ट में टी है, यहाँ पर 6 दर्शाया गया है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसमें तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये है थोड़ा सा आपको कठिन देखने में लग सकता है, पर अगर आप समझेंगे तो कठिन बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है कि एक वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं सभी लोग, बैठ के ताश खेल रहे हैं, तो हम भी इनको क्या करते हैं? वृत्त के चारों ओर बैठाल देते हैं। अब जो जो लिखा हुआ है वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। कह रहा है PQRST 1 2 3 4 5, 5 लोग आपके टोटल बैठे हुए हैं। सबसे पहली लाइन है कि पी का मुंह जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है, तो हमारे PQRST में हम मान लीजिए यहाँ पर पी को जो है वो बैठाल देते हैं। जैसे दिशा के अकॉर्डिंग बैठा लेंगे तो इधर बैठा लेंगे, उस तरफ क्यों? इस तरफ बैठा लिए क्यों? क्योंकि कह रहा है पी का जो मुंह है, मतलब वो जो देख रहा है, एक राउंड टेबल में बैठे ना, एक वृत्त में बैठे हैं, तो पी किस तरफ देख रहा है? तो दक्षिण और पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा इस तरफ है, दक्षिण नीचे है, तो इस तरफ देख रहा है। यानी इसका जो मुंह है पी का, वो दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है। इस बात को रखने के लिए पी को आपको यहां पर रखना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि एस का मुंह जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। दक्षिण नीचे है, पूर्व इस तरफ है, यानी कि इधर साइड देख रहा होगा। यानी एस कहाँ बैठा होगा? यहां पर बैठा होगा। यहां पर अगर हम एस को बैठा लेंगे तो एस का मुंह किधर है? दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है। क्यू और टी क्रमशः पी और एस के सामने है। पी और एस के सामने कौन है? पी और एस के सामने क्यू और टी है, मतलब जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में लिखेगा। इसको यहां बना दीजिए। तो पी पहले लिखा है और एस बाद में लिखा है, तो क्यू और टी भी सेम क्रम में। क्यू आपका पी के सामने आ जाएगा और टी इसके सामने आ जाएगा, एस के। आगे कह रहा है आर एस और क्यू के मध्य समान दूरी पर है। किसके किसके? एस और क्यू के मध्य आपसे कह रहा है। सेंटर में यहाँ पर जो है वो आर बैठा हुआ है और समान दूरी पर बैठा हुआ है। अब आपसे कह रहा है आर का मुंह किस तरफ है, तो आर का मुंह किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि एक राउंड टेबल की तरफ लोग बैठे हुए हैं ना, इसलिए। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? तो ये पूर्व दिशा है। आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। लड़कियों की एक पंक्तियों में कविता बाईं तरफ से 9वीं है। अब इसमें आपको एक लाइन खींच लेनी है सबसे पहले। अब जैसे यहाँ पर आप एक एज्यूम करके देखिए कि लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं तरफ से 9वीं नंबर पर है, तो इधर साइड से बाईं तरफ से 9वें नंबर पर हम रख देते हैं किसको? कविता को। तो यहाँ पर हम के लिख देते हैं। आगे कह रहा है गौरी जो है वो दाई तरफ से 16वीं नंबर पर है, तो यहाँ पर गौरी को रख देते हैं और दाई तरफ से 16वीं नंबर पे ये थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। आगे लिखा है यदि वे अपने स्थानों को बदल लेते हैं, अदला बदला कर ले अदली अदला बदली कर लेते हैं,
तो कविता जो है वो बाईं तरफ से 25वीं हो जाती है। कविता अभी बाईं तरफ से 9वें नंबर पर है, परंतु जब उसका अदला बदली हो जाती है उसके बाद उसका जो क्रम है वो कहाँ हो जाता है, इसी तरफ से आप देखेंगे यहाँ पर थी पहले, तो यहाँ पर वो अब आ जाती हैं और 25 नंबर आ जाता है बाईं तरफ से। अब इस चीज को समझिए कि पहले से ही गौरव गौरव नहीं गौरी जो पहले से थी वो इधर से 16वें नंबर पे थी, मतलब इस 16 के इधर लोग कितने बैठे होंगे, तो 15 लोग बैठे होंगे। और इधर से आपको 25 नंबर पहले ही पता चल गया, ये वाला 25 और इधर से 15, टोटल कितना हो गया, तो 5 5 10 और 20 10 30 और टोटल 40, यानी 40 आपका यहाँ पर, ये आपको पता चल गया कि इसमें टोटल लड़कियां पंक्तियों में जो है वो बैठी हुई हैं। यही चीज तो प्रश्न में पूछा गया था। इसी को ये करने का दूसरा भी तरीका होता है, वो क्या होता है कि जैसे आपको इधर से 25 पता चल गया, पहले वाली जो रैंकिंग है 16 वो आपको यहाँ पर पता है, तो आप इन दोनों को जोड़ करके एक घटा दीजिए, वो भी एक तरीका होता है। पर कई लोगों को वो बेसिक नहीं समझ में आता, तो इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं, जिसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे दाएं बाएं से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से पूछा गया है कौन सा असत्य है। अब इसमें अगले प्रश्न में आपसे असत्य कथन पूछा गया, मतलब गलत कौन सा है। पहला कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, जो कि बिल्कुल सही है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 a² होता है, बस यही गलत है। √3/2 a² त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल नहीं होता है, ये आपका यहाँ पर गलत है, असत्य ही पूछा गया था। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, सही है। तो बाकी सभी सही है, बी वाला यहाँ पर जो है वो गलत था। अगला 145 प्रश्न, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दुगना है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो दोनों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो πr² होता है, πr²। और कह रहा है उसकी परिधि का दुगना है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि आपकी होती है 2πr। तो यहाँ पर हम बराबर में क्या लिख देते हैं, 2πr। अब इसमें आपको दोनों पता चल गए फॉर्मूले, किसका क्या होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो उसकी परिधि का डबल है। यहाँ पर ध्यान देना है कि उसकी जो परिधि है उसके दुगने के बराबर है, यानी आप दुगना यहाँ पर जो है वो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए पाई से तो पाई आपका सीधे सीधे कट गया, r² है, यहाँ r है, तो एक r से एक स्क्वायर कट गया, इधर बचेगा केवल r और उधर बचेगा केवल 4, 2 दूनी 4। तो यही पूछ रहा था वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि 0 1 2 3 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सेम ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का इन्होंने रिपीट दे दिया था। फेज 1 वाली जो वैकेंसी थी वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ था, हमने आपको प्रीवियस पेपर कराया था और वहां पर आपको बताया था कि इसका आंसर 96 आएगा, जो कि इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं था। पूरा करने का तरीका बताया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा था जो एक लौता क्वेश्चन था जो कि फेज 1 वाली वैकेंसी से मेल शिफ्ट वाले में शायद आया हुआ था, वहां से रिपीट कर दिया था इन्होंने। इसको करने का वही तरीका होता है कि यहाँ पर अगर पहले नंबर पे देखेंगे तो 4 नंबर ऐसे आ सकते हैं, जीरो को छोड़ करके बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। दूसरे पे देखेंगे तो 4 आ जाएगा, तीसरे पर देखेंगे तो 3 संख्याएं आ सकती हैं, फिर आपका 2 आ सकती हैं और लास्ट में 1 आ सकती है। तो 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 करेंगे तो 96 के बराबर आपका आ जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। डिटेल में आपको हम पहले इसको क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। अब अगला ऐसा क्वेश्चन था, ये एकलौता क्वेश्चन था जो कि कोई भी पेपर में हल नहीं कर पा रहा था, और पेपर होने के बाद भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर के किसी ने इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं कराया। कारण क्या है, सब यही बोल रहे हैं कि शायद इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, परंतु मैं आपको लॉजिक इसमें दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए 64 लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक 6 नंबर है, अलग अलग देखिए ये 6 नंबर है और ये 4 नंबर है। इन 6 और 4 को अगर आप जोड़िए तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। और 10 में आपको पहला वाला जो नंबर है वो जोड़ देना है। पहला वाला नंबर 6 है, तो ये जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 16 प्राप्त हो जाएगा, जो कि नीचे लिखा हुआ है। 64 से 16 तक का सफर आपको समझ में आया होगा। अब 36 को भी देखिए कैसे। 36 में मैंने क्या बताया कि दोनों नंबर को अलग अलग जोड़िए, 3 और प्लस 6, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 में क्या जोड़ना है, जो पहला वाला नंबर है वो जोड़ना है,
तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आपका आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको 12 मिल जाएगा, जो कि नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऐसे आपको 16 मिला, ऐसे आपको 12 मिला। अब यहाँ पर आप देखिए तो क्वेश्चन मार्क वाले की जगह क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क वाले की जगह यहाँ पर 17 तक आपको ले जाना है। यानी कि पहला जो नंबर होगा और जो दूसरा नंबर होगा उसको जोड़ने पर आप डबल कर देंगे ना, तो 8 और 1 को आप लीजिए, 8 ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, 8 और 1 को अगर आप लीजिए तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। और मैंने क्या बताया, पहला वाला नंबर आगे जाके जोड़ देते हैं, तो 8 को यहाँ पर जाके जोड़ देंगे, तो 9 और 8 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ से आपको 17 जो है वो प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ 17 लिखा हुआ है। 25 में भी सेम यही काम करते हैं, तो 2 और 5 अगर आप जोड़िए तो कितना आएगा, 7 आएगा। और इस 7 में पहला वाला नंबर जोड़ देंगे, 7 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 में 2 जोड़ने पर आपको 9 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 17 आना चाहिए था। ये इसका एग्जैक्ट लॉजिक यहाँ पर निकल करके आ रहा था, जो कि इनमें से देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो आंसर क्या होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर और भी लॉजिक आप निकाल सकते हैं, जैसे स्क्वायर क्यूब, पर वो सब में नहीं फिट बैठ रहा है। अगर आप देखिए तो इसका आंसर 81 9 वाला भी हो सकता है स्क्वायर क्यूब के अकॉर्डिंग, परंतु वो चीज आपकी यहाँ 17 25 वाले में फिट नहीं बैठ रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका वो लॉजिक फेल हो जाएगा। यहाँ पर सारी चीजों में लॉजिक आ रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी, उसके अकॉर्डिंग आपका 17 और 9 आंसर यहाँ पर आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वीडियोस लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। यहाँ पर मिल्टन को लिखा जाता है किस प्रकार से, वो आपको यहाँ पर फोकस करना है, उसके साथ साथ बाकी पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। एम यहाँ के लिखा है तो JKLM, यहाँ पर लास्ट वाले से इस वाले फर्स्ट वाले को देखिए, 2 माइनस हो रहा है। जी से HI, जी से आई वाले को देखिए, फिर आर वाले से एल वाले को देखिए, एम वाले से टी वाले को, एक जे वाला हमारा गैप यहाँ पर रह गया। तो ऐसे ही आप आगे आगे अगला लेटर पढ़ते जाएंगे, आपको 2 2 माइनस होते हुए आगे देखने को मिल जाएगा। एल से देखेंगे तो एल एन आ जाएगा, JKLMN। अब इससे ये समझ में आ गया, माउस में भी सेम यही होगा कि लास्ट से 2 2 माइनस हो रहा है, यानी टी से तो आप 2 पीछे जाइए, या तो आप इसमें से भी चेक कर सकते हैं, वो भी एक तरीका अच्छा है। तो PQRST, आर यहाँ पर आ रहा है, यानी केवल इसी में ही आर आ रहा है, तो बाकी ऑप्शन होंगे ही नहीं। RST, YZAI, तो यानी आप बिना बाकी ऑप्शन चेक किए बी वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगला है समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, एल की प्लेस वैल्यू अगर आप रख करके भी देखेंगे तो यहाँ पर पैटर्न ऐसे तो नहीं बनेगा। डबल सीरीज में देखेंगे तो सी से डी वाले में जाइए, डी से आगे एच में जाइए। यहाँ पर आप चाहें तो नंबर लिख भी सकते हैं कि कितना कितना यहाँ पर प्लेस वैल्यू, जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, एल जो है आपका 12 नंबर पे आता है, डी जो है आपका चौथे नंबर पे आता है, एच देखेंगे तो ABC 8 नंबर पे आपका आता है, बी 22 नंबर पे आता है। अब यहाँ से 3 से 4 में अगर डबल सीरीज की बात करें तो 3 से 4 में आपको एक गैप देखने को मिलेगा, 4 से 8 में अगर आप देखेंगे तो 4 का गैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखिए तो 12 से अगला नंबर क्या आएगा और उससे सीधे आपको 22 तक का गैप देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 12 से अगर आप आगे बढ़ते हैं, 13 14 15 16, 4 आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी 4 का ही गैप था, 1 और 4 का, वहीं 4 से सेकंड वाली सीरीज में स्टार्ट हो रहा है। तो 12 से अगर आप 4 आगे बढ़ते हैं तो आपको पी मिल जाएगा, और 13 14 15 16, 16 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम पी लिख देते हैं, यहाँ से आगे कितना बढ़ेंगे तो PQRSTUV, यानी 6 आपको आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, तब आपको यहाँ पर V वाली वैल्यू मिल जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे तो कोई सेटिस्फाइंग आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा सीरीज, पर ये है गैप के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, डबल सीरीज के अकॉर्डिंग, तो बस यही आपको पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आपको कोई पैटर्न इसमें और नजर आए तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका था, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 900 रुपये पर 20%, 30% और 40% क्रमिक छूट दी जाती है, तो उसके बाद फिर वस्तु की कीमत कितनी होगी। या तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग डिस्काउंट निकालें,
या तो आप डायरेक्ट दोनों पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले शुरुआत के 20 और 30 पर निकालिए, वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और डिस्काउंट दिया जाता है दोनों वैल्यू माइनस में रखिएगा, यानी -20, अगली वैल्यू -30 है तो -30, और प्लस माइनस 20 गुणे 30 आपका कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 600 रख लेते हैं, और ये जो 600 आएगा, दोनों वैल्यू माइनस में होंगी तो माइनस माइनस गुणा होगा, पर चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, और बटे में आपका यहाँ पर आ जाएगा 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो, तो आप यहाँ पर सबसे पहले काट दीजिए। 20 माइनस का 30, तो यहाँ से एक परसेंटेज निकल करके आ जाएगा 56%। उसी के साथ आप 40% के साथ दोबारा से निकाल लीजिए, उससे आप निकाल सकते हैं कि कितना डिस्काउंट हुआ। तो एक तो ये तरीका हो गया इस प्रश्न को करने का। इसी को करने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है कि 900 रुपये जो है इसका 20% निकालिए, जितना है उसमें से घटा दीजिए, फिर उसी का 30% निकालिए, फिर घटा दीजिए, फिर उसी का 40% निकालिए, वो घटा दीजिए। कैलकुलेशन उससे थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर क्वेश्चन उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को करने का एक तीसरा तरीका भी होता है, वो होता है 900 रुपये जो दे रखा है, इसका पर 20% छूट है, तो 100 अगर पूरा पूरा मान लेंगे तो 20 में से बचेगा कितना, 80, तो 80/100 आपका यहाँ पर हो जाएगा। मल्टीप्लाइड 30 है तो बचेगा कितना, 70, तो इसको हम 70/100 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइड 40% छूट पता, मतलब 60 बचा, तो 60/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, उसके बाद ये वाले जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो और है उससे ये भी कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 9 8 जा 72, और यहाँ पर 7 6, तो 7 6 जा 42, और बटे में 10 है ही आपका। तो 72 40 गुणा करके 10 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर ये 302.4 वाला आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी वाला जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ से सीधे आपकी यही वैल्यू निकल कर आ जाएगी, क्योंकि जितना भी डिस्काउंट होता है वो यहाँ से तीनों के हिसाब से निकल आता है। तो जो भी कहने का मतलब है, आपको आसान लगे उस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते थे। तो ये था पूरा रीजनिंग का पोर्शन, जो कि हमने पूरा डिटेल में देखा है। बाकी इसी प्रकार बाकी पोर्शन भी हम आपको करा देंगे, उसके अलावा तो फिर हम प्रैक्टिस वगैरह री एग्जाम के लिए आपकी कराएंगे, क्योंकि समय भी काफ़ी है। बाकी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ में आई तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।